Assalamu alaikum students, we are learning about chapter number 10 of electrotherapy and that chapter is on biofeedback. बेसिकली ये चैप्टर हमारी बुक में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे में लिखा हुआ है, तो हम इसका बेसिक आइडिया ग्रैब करेंगे, उसके बाद आप इसको बुक से रीड करेंगे, सो इट विल बी ईजी फॉर यू। सबसे पहले बायोफीडबैक की डेफिनेशन है। बायोफीडबैक में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट के फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जिसमें पेशेंट की मसल मूवमेंट हो सकती है, उसकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स हो सकती है, या फिर उसकी स्किन की कंडक्टिविटी हो सकती है, या फिर स्किन का टेम्परेचर हो सकता है, ये सब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हम उसके क्या करते हैं, असेस करते हैं। उसके बाद उनको यूटिलाइज़ करते हुए पेशेंट के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक पेशेंट आता है और आपने उसका पोस्चर करेक्ट कराना है और पेशेंट को है इंटीरियर पेल्विक टिल्ट। ठीक है, पेशेंट को क्या है, इंटीरियर पेल्विक टिल्ट है और आपने उस इंटीरियर पेल्विक टिल्ट को ठीक करना है। आप पेशेंट को ये बताएंगे कि अब ये आपका जी इंटीरियर पेल्विक टिल्ट हुआ है, नॉर्मल पेल्विक टिल्ट ये है और हम चाहते हैं कि अब आप नॉर्मल पे आ जाएं, और उस नॉर्मल पे लाने के लिए आपको ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करने हैं और ये रिलैक्स करना है, इस तरह से आपको अपनी मूवमेंट को कंट्रोल करना है। तो हम पेशेंट को बार बार कहते हैं कि बार बार अपने आप को मिरर में देखें ना, तो उसके थ्रू पेशेंट जो सारा ये टेक्निक आपने अप्लाई की और पेशेंट को बताया दिस इज़ द वे आपने ये करना है, इस तरह से नहीं करना है, ये सारे जो एग्जाम्पल है ये सारा बायोफीडबैक है। एक हमने एग्जाम्पल अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखी कि हमारे पास एक पेशेंट थी जो कि मूवमेंट कर रही थी, बट बार बार वो शोल्डर को श्रग कर रही थी, सब्स्टिट्यूशन मूवमेंट कर रही थी, और बार बार वो अपनी एल्बो को फ्लेक्स कर रही थी जब हम उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करा रहे थे। तो हमने पेशेंट को कहा कि अपने साथ एक मिरर में देखे, और जब उसने उस मिरर को देखा और मिरर में उसने अपनी मूवमेंट पैटर्न को देखा और हमने उसको बताया दिस इज़ द करेक्ट पैटर्न एंड दिस इज़ द वे यू शुड डू दिस, तो उसके बाद पेशेंट ने फ़ौरन से अपने पैटर्न को जो है वो करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह हम पेशेंट को कहते हैं कि बार बार अपने आप को मिरर में देखता रहे। सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ द biofeedback. A feedback can be of two type. It can be extrinsic feedback. Extrinsic means that comes from any external source. आपको बाहर से मिल रहा है, लाइक मैं एज अ थेरेपिस्ट अगर किसी पेशेंट को कोई ट्रेनिंग करा रही हूँ और मैं उसको बाहर से एक्सटर्नली कुछ फीडबैक प्रोवाइड कर रही हूँ, बेशक वो एडिटरी है, बेशक वो मेरी कमांड्स की फॉर्म में आ रहा है, बेशक वो एक विजुअल फीडबैक है, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक फीडबैक। इंट्रिंसिक फीडबैक ये है कि जो आपकी बॉडी के अंदर से आ रहे हैं, इंटरनल फीडबैक है, आपके मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स ज़्यादा हो रही है, या आपका ब्रेन आपको बता रहा है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर सडनली रेज हो रहा है, आपका ब्रेन आपको बता रहा है, दैट इज़ एन इंट्रिंसिक फीडबैक। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगी है, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम रेज होना शुरू हो गया है और आपका ब्रेन आपको ये सिग्नल दे रहा है, सो दैट एन इंट्रिंसिक फीडबैक कि भाई यू शुड स्टॉप नाउ, राइट। सो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आती है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक बायो फीडबैक की। ठीक है, अब हमारी बुक के अंदर जी उसने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बता दिए हैं। बेसिकली ये हम इंस्ट्रूमेंट इतने यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ इस EMG को फोकस करते हैं। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स होती हैं जो इस बुक में नहीं लिखी हुई, जैसे मिरर थेरेपी हो गया जो हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूँगी। अच्छा, पेरिफेरल स्किन टेम्परेचर जी, आपका स्किन का जो टेम्परेचर है, आपको पता है वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वैजो डायलेशन होती है, आपके स्किन के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, कितना वार्म ब्लड आपकी बॉडी को डिलीवर हो रहा है, ये आपको ये सारी चीज़ें ये बताती है कि आपकी वेसल्स का डायामीटर क्या है। ठीक है, उसके बाद उस एरिया में जो भी ब्लड फ्लो है वो आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं, फिंगर और टोज के टेम्परेचर को मेजर करते हुए आपको पता चल जाता है। बाकी स्किन के टेम्परेचर के अंदर बार बार चेंजेस आ रहे हैं, तो वो मे बी स्ट्रेस और फियर से एक रिस्पॉन्स हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी इसकी दी कि अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में एकदम टेम्परेचर राइज होता है, आपके कोई आप स्ट्रेस में होते हैं तो अगर एकदम आपका फेस रेड होना शुरू हो जाता है, ईयर रेड होना शुरू हो जाते हैं, सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अ फीडबैक जो कि इंट्रिंसिक फीडबैक। और बेसिकली हम स्किन टेम्परेचर को एक्सटर्नली भी मेजर कर सकते हैं, पेशेंट को बता सकते हैं दिस इज़ हाउ यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ, योर इमोशंस एंड दिस इज़ व्हेन यू शुड स्टॉप। ठीक है, वैसे इतना यूज़ नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारे पास फिंगर फोटो ट्रांसमिशन होता है, इसके लिए हम जो है ना फोटोप्लेथिस्मोग्राम यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ना ये हमारे पास मेजर करता है ब्लड फ्लो को, सिंपल वर्ड्स में ये ब्लड फ्लो को मेजर करता है। होता यह है कि जी आप एक डिवाइस लगा देते हैं फिंगर के ऊपर, वो कुछ रेडिएशंस को रिलीज़ करता है, अंदर आपके होता है जी ब्लड। ठीक है, अब आपके अंदर जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतनी ही ये जो हमारे पास है ये रेडिएशन इसके साथ स्ट्राइक करेंगे और फिर एक सेंसर के पास जाएंगे। जितना ज़्यादा अच्छी सर्कुलेशन होगी उतनी ही कम रेडिएशन सेंसर तक जाएंगे और फिर हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड फ्लो कितना है। ठीक है, फिर हमारे पास स्किन कंडक्टेंस एक्टिविटी को हम GRS के थ्रू मेजर करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, GSR कहते हैं बेसिकली, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। और बेसिकली होता ये मेजर क्या करता है, आपने कोई स्टिमुलस बॉडी को दिया, उसके बाद कितने टाइम में आपकी स्किन ने उस स्टिमुलस को रिसीव करते हुए एक रिस्पॉन्स शो किया, ये उसकी टाइमिंग को मेजर करता है। सो सिंपल, दैट इज कॉल्ड एज GSR।
गैल्वानिक स्किन रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये बेसिकली अगर हमारे पास यूजली हम एक इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अप्लाई होता है जो कि हमारी वॉलर सर्फेस और पाल्मर सर्फेस ऑफ द हैंड के ऊपर अप्लाई किया जाता है, फिंगर्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और वो आपकी स्किन कंडक्टेंस को जो है वो कर जाता है, और ये आपको बताती है कि आपकी बॉडी की जो स्टेट है अराउजल की वो कितनी अच्छी है, आपको बॉडी कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर पाती है। और ये इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डायग्नोस्टिक टूल मे बी जो हम पेशेंट में यूज़ करते हैं जब अगर कोई पेशेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के साथ आ रहा है, तो हम उसी को स्टिमुलस दे के देख रहे होते हैं कि इसकी स्किन जो है वो उसकी स्टेट ऑफ अराउजल क्या है, कि पेशेंट ऑप्टेंडेड है, पेशेंट कंफ्यूज है, पेशेंट जो है वो कोमा में है, ऑल ऑफ द थिंग्स हमें इस तरह से पता चलती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ EMG। इस पूरे सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट है वो EMG है, क्योंकि ये हम फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं। EMG के लिए आगे पूरा चैप्टर है। बेसिकली हम इसका छोटा सा आइडिया लेंगे। हमें पता है कि हमारे मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके अंदर फोर्स जनरेट होती है, ठीक है। हम सबको पता है मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनके अंदर एक फोर्स जनरेट होगी। EMG बेसिकली उसी फोर्स की या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल्स को मेजर कर रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अब देखो होता क्या, हम सबको पता है कि हमारे पास नर्व होती है जो कि आपके मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज मोटर यूनिट। इसका कॉन्सेप्ट तो हमें अब आ गया। जो आपका मोटर यूनिट है उस तक आपका सिग्नल आता है और फिर वो जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है। जैसे आप सिग्नल आया, एक्सॉन आपका सिग्नल लेकर आया कहाँ पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जहाँ पर ये नर्व कंबाइन कर रही थी मसल के साथ, वहाँ पर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसको आप एसिटाइलकोलिन कहते हैं। एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है रिसेप्टर्स के साथ, डीपोलराइजेशन होती है, एक्शन पोटेंशियल चेंज होता है और आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब हमने कुछ इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए होते हैं जो EMG के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वो इलेक्ट्रोड जैसे ECG में नहीं करते इलेक्ट्रोड प्लेस, बिल्कुल इसी तरह के हमारे पास बेसिकली 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो आपने मसल के ऊपर प्लेस किए होते हैं। जैसे ही डीपोलराइजेशन हुई, मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये आपको क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा और आपको बता देगा कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स क्या है। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है ये इसकी, ठीक है। उसके बाद आपको कहते हैं कि हमारे पास ना इसके अंदर डिफरेंट तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स एकदम इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास एक विजुअल बीप भी आपको सुनाई दे सकती है। एक एम्पलीफायर होता है इसके अंदर, ठीक है। जो है विजुअल बीप नहीं बल्कि आपको एक ऑडिटरी फीडबैक मिलता है। बीप के थ्रू डिजिटल मीटर हो सकते हैं जो कि आपको विजुअल फीडबैक दे सकता है, ठीक है। और EMG हम एक्सेसिवली यूज़ कहाँ पर करेंगे, अगर मैं किसी पेशेंट को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करा रही हूँ या किसी को भी मैं क्लाइंट को भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करा रही हूँ, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के दौरान मैं चाह रही हूँ कि पेशेंट इस पर्टिकुलर टारगेट ऑफ फोर्स जनरेशन को अचीव करे, ठीक है। तो मैं पेशेंट को EMG अप्लाई करूँगी और उसको मैं कहूँगी एज अ फीडबैक डिवाइस में इसको यूज़ करूँगी और उसको मैं कहूँगी कि ये आपका टारगेट है एंड दिस इज़ द फोर्स यू आर जनरेटिंग राइट नाउ, और आपने इस टारगेट को अचीव करना है। और पेशेंट फिर ऐसा ऐसा कोशिश करेगा अपनी तरफ से कि वो उसको जनरेट कर सके, अचीव कर सके, उसको सिग्नल मिलते रहेंगे और फिर इवेंचुअली जो है वो पेशेंट अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। सो दैट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन एज वेल। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है पैरालिसिस के साथ, हेमिप्लेजिया के साथ, ठीक है, और पेशेंट जो है वो इतना एबल नहीं है कि वो देख सके कि उसके मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स हो रही है या नहीं हो रही है, तो इस केस में आप क्या करते हैं, पेशेंट को कहते हैं इवन इफ देयर इज़ अ ट्विच, आप पेशेंट को टैपिंग भी कर रहे होते हैं, री इन्फोर्स कर रहे होते हैं, किसी भी तरह से उसकी मूवमेंट को जनरेट कर रहे होते हैं, मोटर लर्निंग इन्हांस कर रहे होते हैं, तो आप पेशेंट को बताते हैं कि ये देखिए मैंने आपको लिए लगाया है, तो एकदम आपका स्पाइक आया है, दैट मीन्स आपके मसल्स के अंदर फोर्स है, दे आर जनरेटिंग दैट। उसके लिए हमें इक्वल एफर्ट पुट करनी पड़ेगी ताकि आपके मसल्स जो है वो मजीद अपनी फोर्स को जनरेट कर सके। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग। इसका बेसिक प्रिंसिपल भी रिवॉर्ड रिवॉर्ड है या रीइंफोर्समेंट है। आपने पेशेंट को बताया, उसके सिम्टम्स, उसकी चीज़ें पहले 0 पे था, फिर ऐसा ऐसा वो 10 पे आना शुरू हुआ, 20 पे आना शुरू, ये उसको कौन बताएगा। मे बी वो एज अ थेरेपिस्ट वो आपको बायस समझे और आप पे बिलीव ही ना करे, तो आपने क्या करना है, 0 to 10 आपने उसको एक विजुअल फीडबैक डिवाइस दे दिया, आपने उसको फीडबैक बता दिया। अब वो फीडबैक उसको बता रहा है कि मैं 0 to 10 की प्रोग्रेस दूँगी और मैं 10 to 20 की फीडबैक, कुछ उसकी बॉडी भी उसको बताएगी कि पहले मेरा बाजू यहाँ तक जाता था, मेरी रेंज इतनी कंप्लीट हो रही है, सो दैट्स अ प्रोग्रेस। और कुछ आप एज अ थेरेपिस्ट भी उसको बताएंगे, इफ़ पेशेंट इज़ नॉट विलिंग, तो फिर आप उसको कोई डिवाइस दिखा देंगे कि दिस इज़ द वे यू आर डूइंग दैट। तो ये हमारे पास आता है बेसिक एक सिंपल जो है ना कॉन्सेप्ट रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट का बायो फीडबैक के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये वो कुछ बातें करता है, वो कहता है कि जी आपके पास EMG क्या होती है, एक सरफेस इलेक्ट्रोड्स होते हैं आपके पास जो आप बॉडी पे लगाते हैं, एम्पलीफायर होता है, ऑडियो स्पीकर्स होते हैं, वीडियो डिस्प्ले होते हैं। सिंपल वही मैकेनिज्म है, आपने इलेक्ट्रोड बॉडी पे प्लेस किया, एम्पलीफायर आता है, वो डिटेक्ट करता है फोर्स कितनी जनरेट हो रही है, ठीक है। उसके बाद ऑडियो स्पीकर्स होते हैं जो ये डिटेक्ट करते हैं कि फोर्स पहले से ज़्यादा हुई है, कम हो गई है। फिर एक वीडियो डिस्प्ले होता है जो आपको शो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सिंपल बात है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है।
बेसिकली ये मैग्नीट्यूड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को मेजर कर रहा होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, हमने बात की है कि फोर्स को मेजर कर रहा होता है, तो फोर्स भी मसल कॉन्ट्रैक्शन की ही फोर्स है, तो ये उसको क्वांटिफाई करता है। ठीक है, मैं ज़्यादा काम अपनी जो लैंग्वेज में ये कह सकती हूँ, लेकिन मैं उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकती, तो उसकी क्वांटिफिकेशन के लिए हम बायोफीडबैक डिवाइसेस यानी EMG यूज़ कर रहे होते हैं। अब किसी भी बायोफीडबैक डिवाइसेस के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, शुड बी रेलिवेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ब्रेकियोरेडियलिस की जी कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं या आप उसको मूवमेंट कर रहे हैं तो वो आपको बाइसेप की बता रहा है, या अगर आप पोस्चर को ट्रेन करना चाह रहे हैं और वो आपको जी शुरू हो रहा है बता के इधर उधर की चीज़ें बताई जा रही है, जी आपकी ये फोर्स इतनी है, आप पोस्चर को करना चाह रहे हैं ना, उसको चाहिए कि वो सिर्फ आपको पोस्चर के बारे में बताए, सो अदर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नीडेड। ठीक है, उसके बाद एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात आपको बतानी चाहिए, ये ना हो कि वो एग्जैजरेट कर लें या ये ना हो कि वो बिल्कुल कम करे, पेशेंट फुल फोर्स लगाया जा रहा है और वो दिखाए कि फोर्स तो जनरेट ही नहीं हो रही। सो दैट्स द थिंग। उसके बाद रैपिड इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल रैपिड इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। वही अगर आपने पेशेंट की मूवमेंट कराई है, ठीक है, एक मसल के आप करा रहे हैं और आप दूसरी पे शिफ्ट हो गए और अभी तक आपको उससे पहले का फीडबैक ही नहीं दिया, सो इट शुड बी रैपिड। मसल पेशेंट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसकी कॉन्ट्रैक्शन आपके एट अ पॉइंट से एक्सीड कर रही है या कम हो रही है एट अ सर्टेन पॉइंट, एट टारगेट पॉइंट, तो फ़ौरन से बीप आएगी और पता चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके बाद 10 दिन बाद या वो 10 दिन कह रही हूँ 10 सेकंड या 1 घंटे बाद या 1 मिनट बाद वो बीप शो कर रहा है, नो दिस इज़ नॉट द वे, फ़ौरन से उसको करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यही इसने EMG की लिमिटेशन इसने बताई हुई है कि दैट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे आ जाता है पेरिफेरल फीडबैक। बेसिकली ना इसके अंदर आपने याद रखना है बायोफीडबैक डिवाइसेस के यूजेस क्या है। ठीक है, सिंपल आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, कहता है कि ना पेरिफेरल नर्व इंजरीज के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं बायोफीडबैक को। ठीक है, नर्व इंजरीज में होता यह है कि पेशेंट जो है ना उसको इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो उस चीज़ को देख सके, उसको फीलिंग इतनी ज़्यादा नहीं आ रही होती है, तो EMG जो है वो बेसिकली उस चीज़ को डिटेक्ट करने में यूज़ होता है कि मोटर यूनिट की एक्टिविटी आपकी जो है वो कैसी है। इवन कि उसने बुक में एक बात लिखी हुई है कि हम अगर बात करें पेशेंट को नया टेंडन ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर जो है वो पेशेंट को कोई ऐसी चीज़ हमने न्यू अप्लाई किया है, ठीक है, कोई टेंडन ट्रांसप्लांट है, नर्व ट्रांसप्लांट है, कुछ भी है, तो बायोफीडबैक डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को नया मसल एक्शन ट्रेन करने में। ठीक है, फिर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट आ जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली मोटर डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। मोटर लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं पेशेंट को, अगर पैराप्लेजिया है, पैरालाइज्ड मसल की एक्टिविटी आप देखना चाहते हैं, तो उसकी वही बात जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, तो ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में भी यूज़ हो सकता है। हेमीप्लेजिया में हम बेसिकली 2 मसले मेनली आ रहे होते हैं, एक होता है गेट, पेशेंट की गेट ख़राब होती है, आपने जो है वो उसमें बायोफीडबैक डिवाइसेस यूज़ करने हैं, पेशेंट को बताना है, वो अगर अपनी डोर्सिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर लेता है तो उसकी गेट आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर वो अपने डेल्टोइड के फंक्शन को कंट्रोल कर ले, हमारी बॉडी के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम पॉइंट्स ऑफ पोस्चरल या कीज़ ऑफ पोस्चर करेक्शन कह रहे होते हैं, वो आपके ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, जो पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। सो शोल्डर में जैसे स्कैपुला आ गए, ठीक है, डोर्सिफ्लेक्सेस आ गए, आपके जो है वो डेल्टोइड आ गए, ये मसल्स आ गए, एंटी ग्रेविटी मसल्स आ गए, तो ये कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं आपकी पोस्चर के ना, तो उसमें हम बेसिकली इस बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है डिस्टोनिक फंक्शन। डिस्टोनिया से मुराद ये है, एक होता है हाइपोटोनिया टोन का में, हाइपरटोनिया टोन बहुत ज़्यादा है। डिस्टोनिया से मुराद ये है कि आपकी जो टोन है वो एबनॉर्मल है, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन एबनॉर्मल है। ठीक है, वो पूरी तरह से जितनी होनी चाहिए तो उतनी नहीं है वो। ठीक है, सो दैट्स एन एबनॉर्मल, कभी कहीं बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम है, एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो डिस्टोनिया को ट्रीट करने के लिए भी हम EMG वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पेशेंट को बता सकते हैं कि आपने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है कॉन्ट्रैक्शन को, फोर्स को, क्योंकि इसमें पेशेंट का कंट्रोल ही ख़राब हो रहा होता है। स्पेसिसिटी को ट्रीट करने के लिए टोन बहुत ज़्यादा है, स्पेसिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बायोफीडबैक डिवाइसेस को, और बेसिकली ये तभी काम करेगा जब कुछ ना कुछ न्यूरल पैथवेज आपके इंटैक्ट बने। अगर कोई इंटैक्ट ही नहीं पड़ा तो भैया आपको कैसे पता चलेगा कि इतनी फोर्स आ रही है, इतनी कुछ आ रही है, तो आपकी स्पेसिसिटी को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है, बट इट्स नॉट दैट इफेक्टिव। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पोस्चर कंट्रोल। पोस्चर को कंट्रोल करने के मैं एग्जांपल्स आपको बार बार दे रही हूँ। हमारे पास एक पेल्विक टिल्ट इंक्लाइनोमीटर होते हैं, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं पोस्चर को कंट्रोल करने के लिए। फिर हमारे पास आती है मसल स्ट्रेंथनिंग, वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दी कि आपके पास एक पेशेंट है या एक क्लाइंट है जिसको आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो उसके अंदर भी हेल्पफुल हो सकता है। फंक्शनल री एजुकेशन ऑफ द मसल, मसल एक गलत एक्शन परफॉर्म कर रहा है, आपने उसको बताना है कि आपने ये एक्शन परफॉर्म नहीं करना। सब्स्टिट्यूशन मूवमेंट पैटर्न आवर्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि पेशेंट अपनी एल्बो को वो कर रही थी, फ्लेक्स कर रही थी, जबकि मूवमेंट शोल्डर पे होनी चाहिए थी, और वो अपनी स्कैपुला को एक्सेसिवली मूव कर रही थी, या वो शोल्डर श्रगिंग कर रही थी, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो हमने पेशेंट को सिखाया कि आपने ऐसे नहीं करना। सो दैट इज़ अ वे जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए भी बायोफीडबैक डिवाइसेस यूज़ हो सकते हैं। रिलैक्सेशन तब भी प्रोवाइड करेगा जब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, तो हम पेशेंट कहते हैं कि आपने खुद को आराम से, इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हम पेशेंट कहते हैं डीप ब्रीदिंग करें, आप जो है वो आराम से करें, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा जोर लगाने की आपको ज़रूरत है, जितना आप ज़रूरत लगा लें, सो दैट ऑल्सो प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। तो हमारा आई थिंक ये चैप्टर हमारा जो है ना वो अब यहाँ पर कंप्लीट होता है। और रिलैक्सेशन में एक और बात आती है, आपका पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट भी मॉनिटर करेंगे कि आपका रेस्पिरेशन, हम बार बार इंकरेज कर रहे होते हैं कि पेशेंट डीप ब्रीदिंग करे एक्सरसाइज करते वक्त, पेशेंट अपनी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करे एक्सरसाइज करते वक्त, स्टॉप ना कर ले, सो दैट्स अ काइंड ऑफ फीडबैक, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा चैप्टर है पूरी बुक के अंदर, इसमें यही बातें इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि इम्पॉर्टेंट हो और वो मैंने मिस कर दी हो, बिल्कुल यही सारी बातें हैं। वही न्यूरोमस्कुलर जो री एजुकेशन में ईएमजी के डिवाइसेस की बात उसने की हुई है, बाकी स्किन कंडक्टेंस एक्टिविटी और ईएमजी, बिल्कुल आप एक बार इस चैप्टर को रीड करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।